जय हिंद दोस्तों। हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई रूपी। क्या इससे करप्शन रुकेगा? आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, इस पूरी बात को बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछूंगा कि जब हम लोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो हमारे टेक्निकली तो हमारे अकाउंट में कम हो गया, उस अकाउंट में ज़्यादा हो गया, लेकिन फिजिकली ये पैसा ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये जो कैश है ये कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो हमने एक चाचा से पूछा कि भाई ये चाचा कैसे होता है जी? तो वो बोले कि अबे कुछ नहीं होता बे, बोरा में भर के होता है, बोरा में, रतिया में। तो अगर आप में चाचा के सवाल से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं सहमत हैं तो सही जवाब दीजिए। मैं इसका जो सही जवाब है, जो राइट आंसर है, मैं वीडियो के लास्ट तक तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब इस फंड ट्रांसफर के खेला को समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैकअप, थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। देखिए, आमतौर पर जब बैंक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे तब जमींदारी सिस्टम चलती थी। जो गाँव के बड़े बड़े जमींदार थे वही आमतौर पर लोन वगैरह दिया करते थे भारी ब्याज पे, वो भी हर महीना वसूलते थे। जैसे मान के चलिए किसी किसान को 100 रुपये की जरूरत है, अब मरता क्या ना करता, उसको चाहिए लोन, तो वो जाता जमींदार के पास कि भैया हमको पैसा दो। तो जमींदार बोलते ठीक है हम आपको दे देंगे 100 रुपये, लेकिन हर महीना हमको 10% ब्याज चाहिए। अब मान के चलिए 100 रुपये का 10% जो ब्याज होता है वो 10 रुपये है, और हर महीना दे रहा है। एक साल के बाद वो चुकाने लायक हुआ तो एक साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 10 गुणे 12, 120 रुपये ब्याज हो गया। और 100 रुपये जो उसने लिया था तो 240 रुपये उसको लौटाना पड़ेगा। मतलब जितना उसने लिया नहीं था उससे दुगना उसको देना पड़ेगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए आ गए बैंक्स क्या बोला कि भैया हम भी आपको पैसा देंगे, हम भी आपसे ब्याज लेंगे, लेकिन हम साल में एक ही बार ब्याज लेंगे, हम हर महीने आपसे ब्याज नहीं लेंगे। तो जैसे मान के चलिए 100 रुपये है, हमने आपसे 6% ब्याज की डिमांड की, तो आपको जो 6% है 100 रुपये का, यानी 6 रुपया, वो आपको पूरे एक साल में बस 6 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे 120 रुपये दे रहे थे, यहाँ पे 6 रुपये ही देना पड़ रहा है, तो लोग ज़्यादा बैंक की तरफ झुकाव हो गया और बैंक इस मामले में सक्सेसफुल हो गया। अब बैंक के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे करें। मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको मुंबई में पैसा भेजना है, तो या तो आप दिल्ली किसी बैंक में जाएंगे, वहां से कैश निकालेंगे, फिर आप खुद जाएंगे मुंबई और मुंबई में जाके अपने उस रिलेटिव को देकर आएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी भी थी, टाइम टेकिंग भी थी। या फिर हम ऐसा कुछ करें कि सीधा यहाँ बैठे बैठे हम उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें। तो इस चीज़ के लिए 2005 तक में उन लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज थे बैंक के पास, उन्होंने इसके अकॉर्डिंग बनाया एनईएफटी। अब एनईएफटी क्या है? एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब फंड ट्रांसफर करने के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को हम लोग कहते हैं एनईएफटी। अब इसमें फ़ायदा क्या था? हमारा मान लो एसबीआई का अकाउंट है, हमको किसी भी दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, 2 मिनट में कर देंगे। लेकिन बैंक को यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी। बैंक को ये प्रॉब्लम थी कि उस समय के रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उनके सर्वर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो बेसिकली क्या था कि जब 1 बाय 1 वो पेमेंट करते, मान लो 1 घंटे में एसबीआई के पास 50 पीएनबी कस्टमर आ गए, तो वो 1 बाय 1 50 बार सर्वर का यूज़ करके 50 बार पीएनबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो इससे उनके सर्वर पे लोड पड़ रहा था और उनका जो काम करने का प्रोसेस है वो एकदम स्लो हो गया था। अब एनईएफटी से फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने एक लिस्ट, एक बंच बनाना शुरू कर दिया कि जैसे मान के चलिए एसबीआई का बैंक है, हम एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं, हमको पीएनबी में अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, पीएनबी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो उन्होंने एक लिस्ट बना ली कि 1 घंटा में कितने कस्टमर हैं हमारे जिनको पीएनबी में ट्रांसफ़र करना है, कितने हमारे कस्टमर इनको आईसीआईसीआई में करना है, कितने हैं बैंक ऑफ इंडिया में करना है, फलाने ढकाने में करना है। तो उन्होंने 1 घंटे में लिस्ट बना कर तैयार कर ली कि मान के चलिए 1 घंटे में 50 एसबीआई कस्टमर थे, उन्होंने कहा कि हमारे पैसा को पीएनबी में ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने लिस्ट बना ली 50 का, और इकट्ठे एक ही बार यूज़ करके सर्वर का उन्होंने पीएनबी को ट्रांसफ़र कर दिया कि भैया ये 50 कस्टमर है हमारे, इनका पैसा तुमको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तुम अपना देखो। तो ये चीज़ें थी ना, इससे बड़ा फायदा हो गया। जहां 50 बार सर्वर का यूज करना पड़ा था, वहां पे एक ही बार में फटाफट ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए इस ट्रांसफर करने के प्रोसेस को, इस लिस्ट बनाने के प्रोसेस को, फिर ट्रांसफर करने के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए बेसिकली बताया था कि जो आप एनईएफटी वगैरह करते हैं तो इसमें आपको 2 से 3 घंटा लगता है, टाइम लगता है पहुंचाने के लिए। अब आरटीजीएस भी एनईएफटी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब कोई कस्टमर आ गया, बोला हम छपरा के अंबानी हैं, हमारा पैसा तुरंत ट्रांसफर करना पड़ेगा, तुरंत अभी 4 घंटा वेट नहीं करेगा हम तुम्हारा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बताया कि ठीक है 2 लाख से ऊपर अगर आपका ट्रांसफ़र करना है तो हम तुरंत कर देते हैं। भाई हमको भी तो फायदा हो कि 2 लाख रुपए हम ट्रांसफ़र किए हैं, तब जाके हमने एक बार सर्वर का यूज़ किया है।
तो बोलते हैं ठीक है। तो मतलब आरटीजीएस में ये था कि 2 लाख से ऊपर का जो लिमिट है, 2 लाख से ऊपर अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो फटाफट आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कुछ स्कीम थी। अब क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी सिचुएशन भी कभी कभी चेंज होती रहती है। कभी हमको चाहिए कि इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर करना है, किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुरंत के तुरंत चाहिए, हम 2-4 घंटा वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में बैंक लेके आ रहा है आईएमपीएस। आईएमपीएस के थ्रू हम तुरंत के तुरंत फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह बैंक अपनी अपनी लेती है, लेकिन ये आईएमपीएस के थ्रू ना हम तुरंत के तुरंत अब भी हमने अकाउंट में डाला और तुरंत उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो आईएमपीएस एक ऐसा माध्यम है जहां से हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ले दे के बात की जाए तो चाहे वो आईएमपीएस हुआ, आरटीजीएस हुआ, एनईएफटी हुआ, इन तीनों में भी एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। जब भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे थे तो हमको आईएफएससी कोड चाहिए था, बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमको बेनिफिशियरी एज ऐड करना पड़ता है। मान के चलिए एक आदमी को दूसरे आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उस दूसरे आदमी का जो अकाउंट का जो नंबर है, अकाउंट डिटेल्स है, उसको पहले अपने अकाउंट में ऐड करेगा, एज ए बेनिफिशियरी ऐड करेगा, तब जाके वो उस पैसे को ट्रांसफर कर पाएगा। और ये बेनिफिशियरी ऐड करने के प्रोसेस के टाइम में 12 घंटा 24 घंटे का टाइम लगता है। अब आप कहेंगे ये तो बैंक की गलती, इतना टाइम ले रहा है भाई वेरीफाई करने में। तो भाई साहब ये आपके ही सिक्योरिटी के लिए किया गया है। मान के चलिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपको आपका किसी ने हैक कर लिया अकाउंट, तो 10 लाख रुपए फटाफट उसको भेजने के लिए एक अकाउंट नंबर चाहिए, तो फटाफट अकाउंट नंबर बनाएगा एक ठो और उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करेगा। अब जब तक वो बेनिफिशियरी ऐड करेगा आपको मोबाइल पर धड़ाधड़ नोटिफिकेशन नहीं शुरू हो जाएगी कि एक फर्जी का एक बेनिफिशियरी ऐड हुआ है, ये क्या आपने किया है। आप कहेंगे अरे बाबू ये तो हम जन्म नहीं करते हैं, तो फटाफट आप बैंक में जाएंगे, उसको ब्लॉक करेंगे अपने अकाउंट को, उस बेनिफिशियरी को डिस्कार्ड करेंगे। तो जैसे ही ये सब करेंगे तो भाई साहब वो कैश तो है नहीं, कहीं से हाथ से निकाल के चला जाएगा, तो वो वहीं पे आपका अकाउंट हैक होने से बच जाएगा। तो इसलिए इसका प्रोसेस में टाइम लगता है, पर हमको चाहिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जिससे कि हम फटाफट पेमेंट कर सकें। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जो कि 2008 में फाउंड हुई थी। ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है, जो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था। अब इसके बाद आया रे आया, सबका बाप आया, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई के अंडर में काम करता है। 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था और मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद ये पिक्चर में आया था और एकदम तबाही मचा के रख दिया। इसमें आपको किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ना आपको अकाउंट नंबर चाहिए, ना आपको सीवीवी नंबर चाहिए, ना कोई कार्ड चाहिए, ना आईएफएससी कोड चाहिए, ना आपको कोई बेनिफिशियरी ऐड करने का झंझट वगैरह है। फटाफट आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर मार सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की हेल्प से, जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो, ठीक है। तो अब इस करते कैसे हैं, तो आप बेसिकली कोई भी एप्लीकेशंस होते हैं ना, इसके जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, पेटीएम हुआ, भीम यूपीआई हुआ, फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, जितने भी हुए बहुत सारे, ये तो बीच में स्क्रैच कार्ड कुछ निकालता है वैसे ऐसे करके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इससे सूरत बहुत चालाक था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो मोबाइल नंबर है वो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है, हम ऐरे गहरे नत्थु गहरे काहे मोबाइल नंबर दें। तो भाई साहब उसका भी एक इन्होंने तोड़ निकाल लिया, इन्होंने जनरेट किया बार कोड, इसको ये कहते हैं हम लोग क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो जो भेजता है और जिसको लेना होता है, दोनों के पास एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, तो हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करके फटाक से पैसा एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब हमको मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है। हम तो एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे, एक भिखारी पकड़ लिया, बोला पैसा दे, तो हम बोले कि भाई हमारे पास कैश तो है नहीं, हम तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। फटाक से चड्डी में से निकाला जी इसे बार कोड, बोला कि गूगल पे है, पेटीएम है, सब कुछ है, चूसने का सारा माध्यम रखें, चल पेमेंट कर। अरे भाई साहब भिखारी एडवांस हो गया। यूपीआई के और भी फायदे थे, 24/7/365 डेज वर्किंग था, रात को 2 बजे ही भेजना तो भेज दो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो कस्टमर सपोर्ट है, इसका हर कंपनी का अपना अलग कस्टमर सपोर्ट है। मान ली पेटीएम से आप पेमेंट किए हैं, कुछ फंस गया तो पेटीएम आपका सपोर्ट करेगा, कस्टमर केयर आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपका यूपीआई एक पिन जनरेट होता है जो आपके दिमाग में होता है, उस पिन को आप डालेंगे तभी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी था। अब इसके बाद आया, अभी जो करंट आया है वो है ई रूपी। अब ई रूपी क्या है? ई रूपी यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है। देखिए मान के चलिए यूपीआई में आपको क्यूआर कोड मिलता था, तो क्यूआर कोड जब आप स्कैन करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे, मान के चलिए हमने 10 रुपये ट्रांसफर किया तो 10 रुपये अगले वाले के अकाउंट में ट्रांसफर होता था। लेकिन जो ई रूपी है ये सीमलेस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है, मतलब सिर्फ एक बार हम इसका यूज कर सकते हैं और इसमें भी क्यूआर कोड होता है, लेकिन इसमें पैसा ट्रांसफर नहीं होता है।
इसमें भाई साहब एक कूपन मिलता है, कूपन की तरह काम करता है। मान के चलिए जैसे हल्दीराम का कूपन मिला आपको 500 रुपये का, तो आपको बताया गया कि किसी भी हल्दीराम के स्टोर में जाके आप खाना खा सकते हैं 500 रुपये का। तो आप उसको लेके जाएंगे दारू के ठेके पे, बोलेंगे लैला दे दो 500 रुपये कूपन है, तो वहाँ पे नहीं ना चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हल्दीराम के स्टोर पे ही चलेगा खाना खाने के लिए। अब ई रुपये को करंटली 11 बैंक्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है, या तो आपको QR कोड के फॉर्म में मिलेगा, और आपका अगर ब्लैक एंड वाइट छोटका फ़ोन है, ईस्ट और वेस्ट छोटका नोकिया इज द बेस्ट, तो उसमें आपको इस तरह से SMS कोड के फॉर्म में मिलेगा। तो SMS कोड या फिर QR कोड के फॉर्म में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी करप्शन फ्री कैसे है, अभी मान के चलिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1000 रुपये मिलता है तेल भरवाने का, ठीक है, अब उसमें से वो 100 रुपये का तेल भरवा रहा है और 900 रुपये अपने जेब में रख ले रहा है, बाकी दिन साइकिल चला रहा है। तो ऐसे में क्या है ना, वो QR कोड जो होता है, बार कोड, ये जो QR कोड जनरेट होगा ई रुपये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पंप पे ही काम करेगा और कहीं भी काम नहीं करेगा। अभी मान के चलिए QR कोड उसको मिल गया, अब उसने कहा कि भैया 100 रुपये का तेल भर दो और बाकी 900 रुपये हम जाएंगे लैला पी के आएंगे। तो लैला की दुकान पे जब जाएगा उसको स्कैन करने के लिए, तो वो वहाँ पे बता देगा इनवैलिड, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पंप पे ही काम करेगा। तो अब इसका मर्दा क्या ना करता, भैया इसको 1000 रुपये का तेल भरवाना ही पड़ेगा। तो मतलब गवर्नमेंट जिस काम के लिए पैसा दे रही है वो काम के लिए ही वो यूज़ कर पाएगा। अब इस चीज़ को एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट को किसी स्टूडेंट की मदद करनी है स्कॉलरशिप देके, अब गवर्नमेंट ने उस स्टूडेंट के अकाउंट में 4 लाख रुपए भेज दिया, बोला कि जा बेटा अपना 4 लाख रुपए कॉलेज की फीस अब जमा कर दे, देश की तरक्की में आगे बढ़, खूब मन ला के पढ़। अभी बबुआ के अकाउंट में 4 लाख रुपये आए, एक महंगी बाइक खरीद लिया ज़बरदस्त, और पिछुआ लड़कियाँ को बैठा के, लौंडिया को बैठा के बढ़िया से घुमा रहा है, धका धक घुमा रहा है। अरे पढ़ ले, ये सब फालतू चीज़ है। ये बकलोलवा के ऊपर हमको एक शायरी याद आ गई, सुना दें। पुरानी हवेली अक्सर हो जाती है भूतिया, पुरानी हवेली अक्सर हो जाती है भूतिया, कुछ दिन बाबू सोना करने के बाद कट जाता है चूतिया। अब सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप QR कोड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, फ़ोन पे हुआ, इन सब का यूज़ करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये जिस पर्सन को एलोकेट हुआ है सिर्फ वही पर्सन इसका यूज़ कर सकता है, कोई दूसरा उसके बिहाफ पे उसका यूज़ नहीं कर सकता। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा आज की वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम।